हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 जियोग्राफी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर हैं 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जो है क्लास 10 के जो है हरियाणा बोर्ड के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे चेकआउट कर लेना। बाकी की सारी वीडियोस आप उससे देख सकते हो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी रहेंगी या देखने रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी cclchapter.com cclchapter.com। गूगल पे सर्च कर लेना, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। जिसकी प्रैक्टिस है, जिसने जो है पूरी प्रिपरेशन कर ली है एग्जाम्स के लिए, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है इस वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है नंबरिंग के साथ है सारे के सारे। लास्ट में बताना आपने सारे अटेम्प्ट करने के बाद में कितने गलत करे, मतलब कितना स्कोर आपका बना। 1 मार्क्स ईच है, ठीक है। और क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ऑप्शंस दिख रहे हैं, आंसर्स नहीं दिख रहे हैं। तो आंसर्स मैं बाद में दिखाता रहूंगा मैं, यानी कि मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद आंसर। ऐसा नहीं होगा कि टिक 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 20 सेकंड रुको या 15 सेकंड। कोई टाइमिंग नहीं है, तुमको आता है तुम जल्दी से भी कर सकते हो और बहुत टाइम दे देंगे तब भी तुम अटके रहोगे। तो वीडियो पॉज कर लेना अगर तुमको टाइम चाहिए तो उसके लिए। तो आंसर मैं फिर दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन, ऑप्शन और उसके बाद मैं आपको आंसर शो करता रहूंगा। जिसको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे कर सकता है वीडियो के थ्रू। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ सारे के सारे ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो आपको अच्छे से करनी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। अब पहला जो डाउट आता है ना वो डाउट क्लियर करता हूँ। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी क्लियर किया था, बट कुछ स्टूडेंट को जो है जो डाउट है, मतलब वो वीडियो कुछ है कि ने नहीं देखी होगी तो बता दे रहा हूँ उनको, ठीक है। देखो, रबी क्रॉप और एक होती है हमारे पास में खरीफ की क्रॉप, ठीक है। अब याद करना बड़ा दिक्कत का मामला होता है कि रबी वाली कौन सी है, खरीफ वाली कौन सी है। तो रबी का मतलब मैंने ऐसे याद कर रखे, रबी से रजाई होती है, रजाई यानी सर्दियों में ओढ़ी जाती है। और ये फसल है हमारी सर्दियों की, क्योंकि ये पता लग गया तो हमारा काम बन गया। ये भी नहीं पता लग रहा, हम अटक गए हैं, खरीफ को सर्दियों की समझ रहे हैं, कोई कुछ समझ रहा है। मतलब अगर तुमने याद भी कर लिया फिर भूल जाते हैं भाई। मतलब मैंने भी पर्सनली देखी है ये चीजें। मैं याद करता था फिर भूल जाता था, रबी कौन सी कब उगती है, खरीफ कब उगती है। तो मैंने तो फिर ट्रिक लगाई, रबी से रजाई याद कर लो या के से खराब याद कर लो। अगर के से खराब याद कर रहे हो तो मतलब कि फसलें खराब हो जाएंगी गर्मियों के टाइम में। तो ये जो फसलें खरीफ की फसलें वो गर्मियों की है और रबी की फसलें ऐसे सर्दियों की। ऐसे मैंने याद किया था, आपको देख लेना अगर आपको सूटेबल रहे तो आप भी कर सकते हो टेक्निक से। अब फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। इनमें से रबी की क्रॉप कौन सी है। राइस, मिलेट, ग्राम, कॉटन। तो जो अपने आसपास उगती है पहले उनको देखो और बाद में देखो बाकियों को। तो अभी फिलहाल हमसे पूछा गया है सर्दियों की फसलें, तो सर्दियों में क्या उगता है इनमें से उगता है ग्राम, चना उगता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप इनमें से कौन सी है। कॉटन, व्हीट, पैडी, जूट। तो कौन से वाली है, व्हीट। गेहूं ही तो उगता है ना। गेहूं अभी सर्दियों में तो उगाते हैं हम लोग। इन विच इन द फॉलोइंग क्रॉप, देखो मैं तभी कह रहा हूँ पहले अपनी देखो, जो अपने आसपास उगती है ना उनको देखो, अगर वो नहीं है फिर देखो यार, एक आध ऑप्शन तो वैसे निकल जाएगा तुम्हारा। इन द फॉलोइंग क्रॉप द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इज। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब होता है कि पेड़ों को उखाड़ के, पौधों को उखाड़ के दूसरी जगह लगाना। वो किसके अंदर होता है, जैसे चावल की खेती होती है वैसा बात हो रही है। बट यहाँ पे ऑप्शन में राइस तो है ही नहीं। ऑप्शंस देखो तुम, जूट, व्हीट, मस्टर्ड, टी। क्या तुम गेहूं उखाड़ के लगाते हो। तुमने देखा होगा जो गांव से उनको तो समझ आ रहा होगा, जो गांव में नहीं है उन्होंने खेती देखी नहीं यार ढंग से कभी। तो गांव वालों को पता है गेहूं कैसे उगाते हैं, मस्टर्ड कैसे उगाते हैं, सरसों होती है जो। तो इन दो को तो हम उखाड़ के उगाते नहीं है, तो ये तो प्लांटेशन फार्मिंग है ही नहीं हमारी। बचे जूट और टी। तो क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर है टी, यानी चाय को उगाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमने उगाए ही नहीं है। इन द फॉलोइंग क्रॉप विच इज खरीफ क्रॉप। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। व्हीट, कॉटन, मस्टर्ड, ग्राम। तो कौन से वाली है, कॉटन वाली, क्योंकि व्हीट तो हम कब उगाते हैं, सर्दियों में। लेकिन उन्होंने बोला खरीफ की क्रॉप है, यानी कि गर्मियों वाली। गर्मियों वाले सरसों भी गर्मियों सर्दियों में उगाते हैं, ग्राम भी सर्दियों में उगता है। तो बचा ही क्या है, ये तीन चीजों हम उगाते हैं, कॉटन बच गया है। कॉटन का हमें पता नहीं है कब उगता है, तो ये अपने आप ही खरीफ की निकल गई। एग्रीकल्चर ऑफ कुकुम्बर एंड वाटरमेलन इज एग्जाम्पल ऑफ रबी, खरीफ, जायद, नन ऑफ दीज। तो किसकी है ये, यह जायद की फसलें हैं, जायद क्रॉप है। कुकुम्बर, वाटरमेलन हो गया, खरबूजा भी हो जाता है, बहुत सारी ये फसल है, ककड़ी वकड़ी होती है। सारी जो चीजें हैं ना वो जायद की फसलों में ही आती है, जायद क्रॉप में ही आती है।
विच रीजन ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इंडिया कौन सा रीजन से सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है? वैसे आपको पता होना चाहिए, हरियाणा पंजाब का ही रीजन है जो बढ़िया है, जहाँ पे गेहूं बढ़िया उगता है, और यूपी का कुछ एरिया, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है टोटल कुल मिला के? सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गंगा सतलुज प्लेन। तो कौन सा? ये गंगा सतलुज का प्लेन एरिया है, जहाँ पे अच्छी मिट्टी होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आप पढ़ते हो ना, ये भी तो यहीं लाया गया था, गंगा सतलुज प्लेन के रीजन्स के आसपास में। इन द फॉलोइंग विच इज द कमर्शियल क्रॉप? कमर्शियल क्रॉप कौन सी? कमर्शियल का मतलब जो बेची जाती है फसलें, ट्रेड किया जाता है जिनके साथ में। वैसे तुम बोलोगे भाई हम तो गेहूं भी बेच के आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब वो कमर्शियल क्रॉप है? जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए वो कमर्शियल क्रॉप है। अब जरूरी नहीं है किसी और के लिए, हो सकता है किसी ने अपने लिए ही उगाई हो बस वो, तो उसके लिए वो कमर्शियल नहीं है। लेकिन जो उसको उगा के बेच डालता है, उसके लिए वो फसल कमर्शियल क्रॉप में आ जाती है। अब यहाँ पे देखो, टी, वीट, राइस, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे ऑप्शंस तो सारे अच्छे लग रहे हैं भाई, हम तो गेहूं उगाते हैं वो भी बेच आते हैं, राइस उगाते हैं वो भी बेच आते हैं, चाय उगाते हैं तो वो तो बेच ही आते हैं, वैसे उगाते ही नहीं है तो क्या ही बेच के आएंगे। लेकिन जो भी है, अगर देखा जाए तो चाय को कोई घर में स्टोर करके नहीं रखता कि भाई आगे आने वाले टाइम में खाने के काम आएगी, नहीं रखता ना, तो ज्यादातर बेची जाती है। तो ये टी जो है कमर्शियल क्रॉप है। अगर टी नहीं होता फिर आपको देखना पड़ता भाई, सोचना पड़ता। विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर, ये किस किस को नहीं पता? सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान सा है, 8th वाला बच्चा भी जवाब दे देगा इसका। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? कॉटन, सिल्क, जूट, पैडी। तो किसको कहते हैं हम? जूट को कहते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉप विच टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो एंड राइप। आपके आसपास, पहले मैंने बोला ना कि अपने आसपास की पहले देखना बाद में दूसरी देखना, तो अब देखो ऑप्शंस। इन्होंने बोला हमसे क्वेश्चन में कि उस फसल का नाम बताओ जो 1 साल में उगती है और काटी जाती है, मतलब उसको उगने में, प्रॉपर पूरा पकने तक में 1 साल का टाइम लग जाता है। वीट कितना टाइम लेता है? 6 महीने। कॉटन हमको नहीं पता। देखो सीधी बात है भाई, हम जो उगाएंगे उसका तो पता है, जो नहीं उगाते हरियाणा में हमको कैसे पता? राइस उगाते हैं 6 महीने में, शुगर केन 1 साल में उगता है, तो शुगर केन हमारा आंसर, कॉटन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए तुम? मतलब कि पहले अपना देखो, अपने अगर तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके बाद दूसरे ऑप्शंस पे जाना, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला, एक और चीज बता दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आपकी बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू भी बहुत आते हैं इसमें से, मतलब मिडिल रेंज के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना, इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप? लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी है? मतलब कि फली वाली फसलें होती है ये, तो वो कौन सी है? पल्सीज, जवार, मिलेट, सीसम। तो क्या होती है? पल्सीज दालें होती है ना, जैसे मूंग की दाल उगाते होगे तुम लोग, आसपास कोई देखी होगी, तो उसमें क्या होती है? फलियां वगैरह आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर क्रॉप? फाइबर क्रॉप कौन सी है? कॉफी, जूट, टमाटर, रबड़। तो कौन सी है? जूट। ऑब्वियस सी बात है यार, फाइबर किस में मिला है? टमाटर में कौन से फाइबर? धागे बना के रस्सी बना रहे हैं हम टमाटर की रस्सी बेच के आनी पड़ेगी मार्केट में बना के, लग रहा है मेरे को भी, तब हम कहेंगे उसको फाइबर क्रॉप। अगर नहीं है तो फिर फाइबर क्रॉप नहीं कहेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है, आसानी से पहचान में आ रहा है, कॉफी पीने वाली चीज है। अब रबड़ का मेरे को आइडिया नहीं है, तुमको भी शायद ऐसा ही आइडिया होगा ठीक ठाक सा। तो जूट है जिसका हमको पता है भाई, रस्सियां बनती है, तो जूट ही है अपना, ठीक है। इन द फॉलोइंग विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? इंडिया, चाइना, ब्राजील, पाकिस्तान। तो कहाँ उगता है? इंडिया के अंदर। और मेनली कहाँ उगता है? वेस्टर्न बंगाल के अंदर, ठीक है। तो बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे जो है, फैक्ट्रियाँ भी वहीं पे है जूट की ज़्यादातर, और साथ में प्रोडक्शन भी, उगता भी, सब कुछ वहीं पे है, सारा जूट का लेना देना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर? शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी वाली है? तो वो है सेकंड नंबर पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? इनमें से कौन सा टाइप के अंदर जो है हम टाइडल एनर्जी को रख सकते हैं? रिप्लेनिशेबल, एबायोटिक, ह्यूमन मेड, नॉन रिसाइकलेबल। तो कैसी है ये? है रिप्लेनिशेबल। अब तुमको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे इन ऑप्शंस को। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज टाइडल एनर्जी? देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी तो यही पूछा, टाइप ऑफ रिसोर्स कैसा है टाइडल एनर्जी, यहाँ पे भी वही है, लेकिन ऑप्शंस देखो तुम, यहाँ पे रिन्यूएबल, अनरिन्यूएबल, मैन मेड, बायोटिक, तो अजीब से ऑप्शंस दिए हैं, तो अभी हमारा हो जाता है रिन्यूएबल। अब उसके हिसाब से उधर रिन्यूएबल था नहीं, तो उधर था रिप्लेनिशेबल। तो ये ऐसा चलता है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कौन सी नदी पे बना हुआ है? कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो कौन सी नदी पे है? महानदी पे, क्योंकि एक तो हीराकुंड डैम बहुत बड़ा डैम है, पता नहीं ऐसी कुछ खासियत है, ये भी वर्ल्ड में पहले नंबर पे किसी खासियत की वजह से, तो शायद बड़ा डैम या मिट्टी से बना, पता नहीं क्या ऐसा सी कुछ चीज़ है अजीब सी इसकी।
तो जो भी है, अब ये महानदी के ऊपर बना हुआ है, ये ध्यान रखना, और बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में ये। और इसकी लोकेशन वगैरह भी कर लेना इनके अच्छे से। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम लोकेटेड, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर है? तापी, नर्मदा, माही, लूनी। लूनी कौन सी नदी आ गई भाई? ये नर्मदा रिवर पे है। चलो जो भी है, ऑप्शन देते रहते हैं वेले वेले भी कभी कभी। वह रियो डी जैनरियो, ये जो जगह है ना, रियो डी जैनरियो, ये बस नाम याद रखना तुम, ये ब्राजील के अंदर है। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं अजीबो गरीब से, कई कई जगह पे, कभी पॉलिटिकल का भी अजीब सी चीज है कुछ। रियो डी जैनरियो में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो रियो डी जैनरियो जब भी शब्द इस्तेमाल मिले तुमको पता लग जाना चाहिए कि वो ब्राजील में है, ठीक है ना। चलो वैसे बता देते हैं, वैसे आंसर पता भी लग गया इसका तो तुम्हें। वेयर रियो डी जैनरियो अर्थ समिट वाज हेल्ड, देखो इस जगह पे अर्थ समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? अमेरिका, ब्राजील, चाइना, जापान, तो कहाँ पे हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ था? जिनेवा, न्यूयॉर्क, जापान, रियो डी जैनरियो, तो कहाँ हुआ? रियो डी जैनरियो में। अब ऑप्शन बदल के अगर इन्होंने ब्राजील दे दिया ना, अटक मत जाना तुम, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल समिट जो है वो ब्राजील के अंदर हुई थी। विच केमिकल कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयन यू फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो कौन सा जो है कंपाउंड निकाला जाता है? टैक्सोल, बार्निस, हेमोग्लोबिन, टोरेंटो, तो कौन सा निकालते हैं हम? टैक्सोल नाम का जो है केमिकल निकाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ब्लैक सोयल से इनको बहुत प्यार है, पेड़ इनको, चाहे बुक वालों को, एग्जाम वालों को, ब्लैक सोयल को मतलब ऐसे दिल में बसा रखे, पता नहीं कौन सा काला जादू है काली मिट्टी में। चलो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ी समझदारी से करोगे तो हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सोयल इज फाउंड, इनमें से कौन से स्टेट में, ऑप्शंस बदले जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ब्लैक सोयल कौन से राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। अगर तुम एक मिट्टी वाला जो मैप है ना, राउंड आइडिया मैप का ले लो कि कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी है, मेन मेन सी रीजन्स की, ठीक है। राजस्थान में पता है रेत मिलता है, तो काली मिट्टी तो है नहीं वहाँ पे। असम का हमको नहीं पता और वहाँ पे मिट्टी है भी नहीं काली। महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा में मिट्टी काली है नहीं, नहीं तो कपास उगा के यहीं खेती कर लेते और यहीं अपना मौज करते भाई, मतलब क्या ही जरूरत थी हमको इतनी दूर से कपड़े मंगाने की। तो क्या है? महाराष्ट्र। गुजरात भी इसी की एक बहन है, मतलब इसी के साइड में पड़ता है, उधर से का जो रीजन है ना, मतलब कि बेसिकली इंडिया का जो ये रीजन है ना, ये ऐसे करके, और ऐसे वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इंडिया का, मतलब ये ऐसे है पूरा अपना इंडिया, तो ऐसे वाला ये वाला रीजन जो है अपना ब्लैक सोयल का है, ध्यान रखना इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सोयल फाउंड, एक और क्वेश्चन है सेम मेथड पे, लेकिन ऑप्शंस बदल दिए गए हैं अब की बार। बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा तो है ही नहीं भाई, हरियाणा पंजाब को निकाल लो तुम बाहर। अगर ये इसकी बजाय एलुवियल सोयल पूछे तो सोचना पड़ेगा हमको, है ना, हमको पता है फिर तो कहाँ मिलेगी, लेकिन इन्होंने पूछा है ब्लैक सोयल। बिहार और गुजरात, बिहार में है नहीं क्योंकि वहां पे तो दूसरी मिट्टी है, गुजरात के अंदर ही मिलेगी हमको ये, ठीक है ना। विच इज द सेकंड नेम, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ रैगर सोयल नोन, तो रैगर जो सोयल है उसका जो है दूसरा नाम है एक और, क्या नाम है वो बता दो। लेटराइट सोयल, ब्लैक सोयल, एलुवियल सोयल, सैलिन सोयल, तो क्या कहते हैं हम उसको? ब्लैक सोयल कहते हैं। विच वन ऑफ द सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए सबसे आइडियल सोयल कौन सी है? तुमको भी पता है, मेरे को भी, मैं भी रट के आया हूँ, काली मिट्टी है, ब्लैक सोयल है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दे दिए रैगर सोयल, लेटराइट सोयल, डेजर्ट सोयल, रेड सोयल। अटक गए? हाँ जी बिल्कुल नहीं अटके हम, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन करके आए थे, इसीलिए मैंने वो पहले रखा था, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर रहेगा? रैगर सोयल का। ये देखो मैं तभी बोल रहा हूँ काली मिट्टी से इनको कुछ बे इंतहा प्यार है, बाकी मिट्टियों का नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी। विच सोयल इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन में कौन सी उगाते हैं? ये बोले चलो भैया तुमको आसान वाला दे देते हैं कुछ एग्जाम में, ब्लैक, लेटराइट, डेजर्ट और माउंटेन, तो कौन सी है? ब्लैक सोयल। द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ विच सोयल, बस यही पूछा इन्होंने कि अपना जो एरिया है, नॉर्थर्न प्लेन का जो एरिया है वो कौन सी मिट्टी से बना है? ब्लैक सोयल, एलुवियल सोयल, लेटराइट सोयल, डेजर्ट सोयल, तो कौन सी सोयल है? एलुवियल सोयल, यानी हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, यूपी का जो रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेड्राइट, तो कौन सी है? वो है मैग्नेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, तो कौन सा है? मैग्नीज कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलता है। अब तुम बोलोगे भाई हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है बुक में, कहाँ से उठा लाए तुम ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक में ही हैं, और ऐसे गोलधारे से बना के ऐसे छाप रखे हैं कि भाई, मतलब ऐसे रंग से भर के कि इस स्टेट का जो प्रोडक्शन है इंडिया में इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, वो एक डायग्राम सा छाप रखा है, उसमें से है ये क्वेश्चन और आ रहे हैं उसमें से भी, तो ध्यान रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का कई बार आया है कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो कौन सा है? उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना जो स्टेट कौन सा है जहां पे पेट्रोल सबसे पहले से निकाल रहे हैं हम लोग? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, गोवा। तो कहां पर है? असम के अंदर। इन 2010 to 2013 व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर। तो कौन सी रैंकिंग है? सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ। तो कौन से वाली है? फिफ्थ रैंक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। देखो पंजाब छोड़ो भाई, हरियाणा पंजाब एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो तुम, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। हमारे यहाँ पे क्या है? तुमको क्या लग रहा है? हमारे पास जानवर बहुत ज्यादा है, तुम्हारे आसपास देख रहे हो अब जानवर कितने घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन हमारे यहाँ पे इस वजह से खराब नहीं होती। अब जो मेन रीजन है वो है हमारे पास है पानी। बहुत पानी है भाई, बहा देंगे जमीन में, पानी पानी भर देंगे, पेट बड़ा होना चाहिए बस। और वही एक दिक्कत है, हम ओवर इरिगेशन कर देते हैं और जिसकी वजह से जमीन खराब हो रही है। तो वैसे कुछ एरियाज में बोलते हैं कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से खराब हो जाती है, तो उसके बारे में बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सी है इनमें से? मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलुरु। तो कौन सी है? बेंगलुरु। विच इज द रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट कौन सा इनमें से? कांडला, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन। तो कौन सा है? कलकत्ता वाला पोर्ट है हमारा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। तो कौन से वाला है? रेलवे, रोडवे, पाइपलाइन, वाटरवे। तो कौन सा है? पाइपलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर, जूट। तो देखो लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर होता है। अब ये चूने का हम करेंगे क्या? एल्यूमिनियम बनाएंगे, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम बना के करेंगे क्या हम इसका? इससे पाउडर बनाया जाता है लाइमस्टोन से और वो मिलाया जाता है फिर बाद में। तो किस में मिलता है? वो सीमेंट में मिलता है। ठीक है, तो सीमेंट हमारा आंसर रहेगा इसका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो कौन सी है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इन द विच रीजन ऑफ इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कौन से रीजन में है? अब देखो हम रट रट के आ गए भाई, छत्तीसगढ़ में ये भिलाई वाला प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, उधर के आसपास ये है वो है, मतलब सारा झमेला उधर ही है, छत्तीसगढ़ के आसपास के रीजन में है ना। तो लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा ही नहीं हमसे। हमसे पूछा गया है मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट रीजन, वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का तो हमको पता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, बाकी तीनों में हमें तुक्के मारने पड़ेंगे। तो देखो भाई इसका आंसर रहेगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। किस किस को इसका पता था भाई? इसको इसका पता है ना तुमको, मतलब तुम खतरनाक तैयारी करके बैठे हुए हो। फिर तो इसका नहीं पता था, मतलब तुमने तैयारी ठीक ठाक की है तुम्हारी। विच इज द मेजर सेंटर ऑफ द सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजर सेंटर कौन सा है? मुंबई, मैसूर, अमृतसर, पुणे। तो कौन सा है? मैसूर। मेन इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, सीमेंट। तो कौन से वाली है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कपड़े मेल्ट वगैरह किए जाते हैं ना सड़ा के और वो पानी में घोले जाते हैं केमिकल से, तो इसीलिए ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बाकियों में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो वो पानी वेस्ट नहीं जाता, मतलब खराब नहीं होता केमिकल्स की वजह से। अब टेक्सटाइल में बहुत पानी लगता है और वो सारा का सारा से अंडरग्राउंड उतार दिया जाता है या नदियों में बहा दिया जाता है और वो अपने साथ और पानी को खराब कर देता है। तूतीकोर्न पोर्ट इज एट विच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तूतीकोर्न पोर्ट इनमें से कौन से स्थान पर है, मतलब कौन सी जगह में है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो कहाँ पर है वो है हमारा तमिलनाडु में। विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन। तो कौन से वाला है? मुंबई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर इनमें से किस टाइप का रिसोर्स है? रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। तो कैसा है वो है हमारा नॉन रिन्यूएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HBJ पाइपलाइन। ये देखो, ये ध्यान कर लेना तुम्हें HBJ पाइपलाइन को, ये कई बार आया है एग्जाम्स में और मतलब रिपीट हो रहा है बहुत अच्छा खासा। सो ये आपकी बुक में एक मैप है और मैप में छाप रखा है HBJ पाइपलाइन कौन कौन से स्टेट से होते हुए जा रही है। वो शायद यूपी के आसपास किधर से स्टार्ट होती है, मतलब मेरे को भी कंफर्म ध्यान नहीं है अभी मैप। और वो ऐसे जाते हुए ये क्या है, MP से जाते हुए और वो आगे जाती है गुजरात तक में। ठीक है, तो अभी जो भी है ऐसी कुछ है, मैंने राउंड आइडिया दे दिया तुमको HBJ पाइपलाइन का। अब ऑप्शंस देखो, मध्य प्रदेश,
गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात में जाके तो खत्म ही हो जाती है, तो उससे नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, तो इसीलिए वहां तक नहीं जा रही है। परियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, परियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो कहाँ पर है वो? केरल के अंदर। अब देखो मैंने आपको जो है ना 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, 1 2 3 5 मार्क्स वाली एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर नहीं देखी तो देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से दिए थे कि इनमें से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब की बार आ रहे हैं एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज आ रहे हैं तो भाई एमसीक्यू बना के पूछे जा सकते हैं। पहले भी पूछे जाते रहे हैं और इसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा था, तो ये जो है ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मतलब अलग अलग क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे तुमको, टेंशन मत लो। नेल्लोर माइका बेल्ट, ये हो गया ना हमारा आंसर, केरला, ठीक है। नेल्लोर माइका बेल्ट इज इन विच स्टेट, नेल्लोर माइका बेल्ट कौन से स्टेट में है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन से में है? आंध्र प्रदेश में है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड, टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे की जाती है? टेरेस होती है सीढ़ी नुमा खेती जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसे रीजन्स में करी जाती है, पहाड़ों में करते हैं उसको हम, ऐसे ऐसे होती है, और इसके इस वाले रीजन पे बस फसलें उगती है, इस वाले रीजन पे बस, और बाकी ऐसे जमीन मतलब ऐसी पहाड़ है यार, और क्या ही करें कि खाने के लाले पड़े जाएंगे नहीं तो, अगर नहीं करेंगे तो। अब वो कहाँ उगेंगी? पहाड़ों में। पहाड़ देख लो कहाँ पे है, पंजाब, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखो अब उत्तर प्रदेश पूरा पूरा नहीं लिखा इन्होंने, बोला है प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि तुम पहाड़ मान लोगे फिर उत्तर प्रदेश को ही। हरियाणा, उत्तराखंड। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ से तो तुम बच ही नहीं सकते, उत्तराखंड में तो पहाड़ी पहाड़ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार व्हेन चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, बिहार के अंदर चंपारण मूवमेंट हुई थी नील को लेके, तो नील का जो प्रोडक्शन था अंग्रेज जबरदस्ती करा रहे थे, तो वहां पे एक मूवमेंट हुई थी, वो कब हुई थी? 1786, 1950, 1917, 1970। तो कब हुई थी? 1917 के अंदर हुई थी, जब गांधी आया था और गांधी ने फिर बैंड बजाई थी उनकी। आउट ऑफ द फॉलोइंग वेयर आ फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1854। तो कहाँ पर लगा था ये? दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत। कहाँ पे लगा था ये लगा था मुंबई के अंदर। ये ध्यान रखना, ये बहुत आ रहा है एग्जाम्स में, बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर साल के एग्जाम्स में मेरे को देखने को मिला। अब ये अलग अलग स्टाइल्स में पूछा जाता रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। सेम क्वेश्चन तो कई बार आया है, कभी कभी क्या करते हैं वो लोग ऐसे पूछ लेते, फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे फर्स्ट मील वाज एस्टेब्लिश्ड, टेक्सटाइल भी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट मील वाज एस्टेब्लिश्ड। तो उसमें भी सेम ही ऑप्शन देके वो मुंबई रहेगा हमारा आंसर, या फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बोल दे, फर्स्ट सक्सेसफुल भी ना बोले, फर्स्ट मील, पहला मील ही टेक्सटाइल का मुंबई में लगा था और वही सक्सेसफुल हो गया था इनका। और या फिर अब की बार अगर ऐसा पूछ लिया कि कब लगा था, तो 1854 में लगा था। तो कई सारी चीजें, कई हिडन डिटेल्स है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड स्टील टू द मार्केट इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में स्टील को कौन सी एजेंसी प्रोवाइड कराती है? हेल, टाटा स्टील, सेल, एमएनसीसी। तो कौन सी करती है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड ऑन द ऑपरेशनल साइड? 1857, 1953, 1950, 1950। तो कब हुआ था? 1953 में हुआ था। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल टेरेस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया इज प्लेन, इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल एरिया में कितना एरिया प्लेन का कितने परसेंट है? 30, 20, 35, 43। कितने परसेंट है? 43% है हमारा। विच व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, BRO जिसको हम कहते हैं, तो ये कब बना था? 1990। ये देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ BRO करके, क्योंकि BRO भी लिख दिया ना तुम अटक मत जाना, कि अगर आपसे ऐसे बोले कि BRO व्हेन वाज BRO एस्टेब्लिश्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तुमको पता नहीं होगा, या फिर ऐसे पूछ ले कि BRO की फुल फॉर्म क्या रहेगी और नीचे ऑप्शंस दे दे, तो ऐसी चीजें ध्यान रखना, अटक सकते हो तुम इनमें, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस का। 1990, 1980, 1960, 1950, 1960 में बना था ये BRO। विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे तेज कौन सा है? वैसे तो मेरे को लग रहा है ट्रांसपोर्ट के नाम पे जो है हमें टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए, सबसे तेज तो वही है ना, लेकिन टेलीपोर्ट की टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, हमें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। रेलवे, वाटरवे, रोडवे, एयरवे। तो कौन सा है? जहाज है। रॉकेट लगा देते और अच्छा लगता भाई, मजा सा आ जाता, शायद हम भी चांद सितारों की सैर पे निकल जाते इधर से। In which of the following states the overgrazing is the main cause for land degradation? लैंड डिग्रेडेशन का ओवरग्रेजिंग की वजह से सबसे बड़ा जो जगह कौन से स्टेट में खराब हुई है वो बताना है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु। तो कौन सा है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में।
अब देखो भाई गलती इनकी भी नहीं है, मैं बोल रहा था ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था जब बताने लग रहा था मैं। तो देखो ओवर ग्रेजिंग, जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है सीन, वो ओवर इरिगेशन की वजह से जमीन खराब हो जा रही है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी ज्यादा चरा लिया जानवरों को, इस वजह से खराब हो रही है जमीन। अब गलती लोगों की नहीं है कि भाई ज्यादा चरा लिया, भाई गलती है कि वहां पे पानी नहीं है। अब सूखा पड़ा है, जो पौधा उगा है उसको जानवर खा गया तो बचेगा क्या? अब जानवर तो यहाँ पे भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा पंजाब में नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे पानी ढूस ढूस के भाई सूख मत जाना तो पौधे, तो वो हाल रहता है। अब उस वजह से पौधा सूखता नहीं है, तो ओवरग्रेज होता भी रहे तब भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, लेकिन वहां पड़ता है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, तो वो दिक्कत है। और इस वजह से यहाँ पे ओवरग्रेजिंग की वजह से कहते हैं लैंड खराब हो चुकी है। गलती लैंड की थोड़ी ना भाई, गलती तो पानी की है। अगर पानी मिल गया तो वहां पे भी क्या पता बढ़िया मिट्टी बन जाए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ NHAI। NHAI की फुल फॉर्म बतानी है। नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो कौन सा रहेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वट आर द रोड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसको हम कौन सा रोड कहेंगे? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड। तो क्या कहते हैं हम उसको? डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है तो डिस्ट्रिक्ट रोड है, बड़े लोकेशंस को कनेक्ट कर रहा है स्टेट रोड, फिर पूरे देश को कनेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। वेजिटेबल और फ्रूट जो लोग उगाते हैं उसकी कल्टीवेशन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नन ऑफ दीज। तो कौन सी कल्चर है? हॉर्टिकल्चर है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड, नन ऑफ दीज। तो कौन सी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान इज रिलेटेड टू हुम। किससे रिलेटेड है ये? रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवे। तो किससे है ये? रोड ट्रांसपोर्ट से है ये। इन विच स्टेट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। देखो ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये है कि तो कौन से स्टेट में मिला था? असम, केरल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पे मिला है ये? मतलब मिला बोल रहा हूँ यार, कहाँ पे है बेसिकली ये है असम के अंदर, ठीक है। तो बाकी लोकेशंस वाले क्वेश्चन कर लेना। अब मैंने वो आपको प्रोवाइड इसीलिए कराए थे ताकि दो फायदे हैं उसके आपको। ऐसे मत सोचना कि सिर्फ MCQ आएंगे, तुक्का लग गया भाई, आ भी गए ना भी आए। उनके क्वेश्चन अगर कर लोगे तो मैप में भी हेल्प मिलेगी, मैप भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। तो कर लेना उन क्वेश्चन को भी। बाकी की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। क्लास 10 की सोशल साइंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो के बाद से, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता आप जब भी देख रहे हो वीडियो को आगे पीछे करके, बट जब ये वीडियो देखोगे आप, पूरी सोशल साइंस 2023 के लिए हरियाणा बोर्ड की कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट है ना आपका, नई किताब है, मेरे को भी पता है, तो उसके चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नहीं है उसका, उसके नीचे जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी तुमको। तो उस प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स के MCQs की वीडियोस आप देख सकते हो। उसकी कोई इकट्ठे पूरी बुक के इकट्ठे MCQ नहीं कराने वाला, क्योंकि यार बहुत सारे MCQ हैं और रिपीट हुआ नहीं है आज तक, क्योंकि एग्जाम्स में आ ही नहीं रहे, पहली बार तो किताब ही आई है, तो इस वजह से जो है ऐसा सीन है। तो ध्यान रखना, सारे MCQs कर लेना प्रैक्टिस, तो उनसे बाहर वहां पे भी आपको MCQs देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।